हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। मैं सचिन कुमार। आज मैं आपके लिए जो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम आपको YouTube पर फ्री कंप्लीट कोर्स कराएंगे, चाहे वो नवोदय विद्यालय का हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से, YouTube चैनल से फ्री कोर्स कर सकते हैं। उसमें हम आपको रीजनिंग, मैथ और जो नवोदय में आती है हिंदी, उसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने की सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में दे दी है कि आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है। तो आज उसी के संदर्भ में जो पहला लेक्चर है हमारा, जो पहली क्लास है हमारी, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और हमारा पहला चैप्टर जो होने वाला है, अध्याय 1, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या एवं संख्या पद्धति होने वाला है। मैं आपको जस्ट छोटे शब्दों में फिर से बता दूं कि जो हमारी वीडियो है वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहां पे आपको नवोदय की मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहां से जाके हर क्लास को देख सकते हैं। आज क्लास की पहली शुरुआत है, आपको अब डेली क्लास मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है। बस आपको एक काम करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई इशू या कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों का मतलब है जिस चीज से हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चीज के बारे में हम पहले से ही पढ़ लें। और जो भी चीज हमारी बेसिक है उसे हम शुरू में ही कर लें। इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह की सभी संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। और आज हम जो अपना बेसिक पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आप चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज हम बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और आप एक कॉपी और एक पेन से अपने अच्छे से नोट्स बनाते चले। हम आपको बिल्कुल बेहद और बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। तो आप नोट्स बनाते अपने शुरू से ही चलते रहे। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बेसिक पार्ट है हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक पार्ट की कुछ चीजें मैंने पहले से ही लिख ली है, क्योंकि अगर मैं वीडियो के साथ साथ लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और हम ज्यादा टाइम में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस लिखने से हमारा फायदा ये होगा कि जो कम टाइम में बहुत सारी चीजें जल्दी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप किसी भी चैप्टर, मतलब किसी भी बुक से कोई सा भी चैप्टर नहीं, संख्या पद्धति का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर ले तो वो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे। आपके लिए बेहद सरल भाषा में मैंने यहाँ पे समझाया है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ कुछ चीजें पहले लिख ली है। मैंने आपको बता दी कि पहले जो हमने लिखी है वो इस वजह से लिखी है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखें, वीडियो को रोक कर नोट्स बनाएं, वीडियो को पूरा देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और सभी क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप संख्या देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ये संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और लगातार ये आपकी चलती रहेंगी अनंत तक। अनंत का मतलब इनका कोई अंत नहीं है, आप जहां तक चाहे वहां तक इन्हें लिख सकते हैं। इसी में हमने एक छोटा सा नोट लिखा है, ये नोट जरूरी है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। शून्य कैसी संख्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि मैं आपको बता दूं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो यहां पर आप एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। तो आप जान चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो चलिए अब अगली हमारी जो हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या की बात करें तो अगर मैं अब कहूं कि जो प्राकृतिक संख्या है इनमें अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो सारी संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब शून्य भी अगर शामिल हो जाए तो वे संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मतलब 0 से स्टार्ट होंगी। तो इनका जो स्टार्टिंग है वो 0 से है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, आगे की बात करें हम। अगला हमारा है सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में हम बात करें तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से पूरी कटने का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि कोई भी शेष ना दे। मतलब 2 से पूरी काटनी है, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, ना ही कोई पॉइंटों में आपका जवाब होना चाहिए। तो 2 से कटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे 2 है,
4 है, 6 है और 8 है। इसी तरीके से ये भी चलती रहेंगी। यहाँ पे भी हमने एक नोट दिया है। नोट का मतलब देखिए क्या नोट में क्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट है तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर 2 से कट जाए तो सम संख्या और 2 से ना कटे तो आपकी विषम संख्या। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7 और 9, ये भी इसी तरीके से चलती रहेगी। इसमें भी आप एक चीज नोट कर सकते हो, देखिए कहां से शुरू हो रही है ये 1 से, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 हो जाएगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये, तो यहां से आप देख लेंगे एक तरीके से। देखिए यहां पे हमने नोट में भी लिख दिया है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं का मतलब खुद होता है के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती हो। मतलब ऐसी संख्या जो खुद से तो कटे और खुद से कटने के साथ साथ किसी और संख्या से भी कटे। एक के अलावा, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो एक के अलावा, खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा वो किसी और से भी कटती हो। जैसे बात करेंगे 4, 6, 8, 9, 10। जैसे 4 को मान लेते हैं तो 4 खुद से कटती है, 1 से तो कटेगी ही कटेगी, और खुद के अलावा ये 2 से भी कटती है। 6 है, 6 खुद के अलावा 2 से कटती है और 3 से कटती है। 8 भी 2 से कटती है, 4 से कट जाती है। 9 3 से कट जाती है। तो इसी तरीके से ये भी चलती रहेंगी। तो सबसे छोटे अगर आप भाज्य संख्या पूछ ली जाए तो 4 आप जवाब में लिख सकते हो। चलिए अगला जवाब हमारा, अगली जो हमारी संख्या है अभाज्य संख्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। वे संख्याएं जो एक या एक व, यहां वे की बजाय आप व कर लेना, एक व अपने आप से आपके अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो आप अभाज्य संख्या किन संख्या को कहोगे? जो संख्या खुद के अलावा किसी और से ना कटती हो। तो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख भी लिया 2, 3, 5, 7। तो इसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको कौन सी दिख रही है? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे नोट में हमने दे दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बच्चों आप वीडियो को देखने के साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब हम इस चैप्टर के सवाल करेंगे तो आपको ये बेसिक पार्ट ही काम में आएगा। तो अगर आपका ये बेसिक पार्ट तैयार है तो आप सवाल को चुटकियों में कर जाओगे। एक बार इसे पूरी तरीके से क्लास को देखने के बाद आप इस चैप्टर का कहीं से कोई भी सवाल उठा ले, आपसे बाहर बिल्कुल नहीं होगा और आप उसे बहुत आसानी से चुटकियों में कर दोगे। तो इस बेसिक पार्ट को अच्छे से नोट कर लें और सही तरीके से याद कर ले और सही तरीके से इसकी तैयारी कर ले। उसके बाद आप इस चैप्टर का कहीं से भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाएं। हमारी प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हमारी जो 3 प्लेलिस्ट हैं, हिंदी की, मैथ की और रीजनिंग की, वहां पे सारी क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। चलिए अब छोटी सी बात करते हैं। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में कुछ सवाल मिलते हैं। तो उन सवालों के कुछ 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, जो एक प्राकृतिक संख्या का है, एक सम संख्या का और एक विषम संख्या का। तो इसे पढ़ते हैं और इसका यूज कैसे होगा वो भी पढ़ेंगे। पहले इनको हम समझ लेते हैं। इनके ऊपर बेस्ड जो सवाल हैं वो भी मैं अभी बताने वाला हूं, पहले समझ लें। तो अगर आपको कहीं पर लिखा मिले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत कहे, प्रथम n प्राकृतिक कहे या प्रथम कुछ भी ना कहे तो प्राकृत मान के चलेंगे। मतलब अगर पूछ लिया प्रथम n संख्याओं का योगफल, इसका मतलब भी प्राकृत संख्या ही मान के चलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग कहे तो इसका जो फॉर्मूला है n × n+1 होता है। और अगर बात करें प्रथम n विषम संख्याओं का योग की तो n² n की घात 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं बच्चों n की। ये n है क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ जहां n पदों की संख्या है। n पदों की संख्या का मतलब ये है कि अगर हमसे 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या पूछी है तो यहाँ पे नंबरों की संख्या गिनेंगे। 1 से 25 तक कितने नंबर हैं? 25। तो n का मान 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से n का हम मान रखेंगे। n जितने भी हमारे पद हैं, जितनी भी संख्या हमारी काउंटिंग में होगी, वो सब n का मान होगा। सवाल से आप आसानी से समझ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हमने कुछ सवाल लिखे हैं, तो आप सवाल देखोगे तो शायद आसानी से समझ जाओगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? या ऐसे कहे, या
प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का पूछा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मान के चलेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है। या ऐसे पूछ ले प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो मैंने बताया कि n का मान वही लेना है जितनी संख्या हमारी काउंटिंग में है। तो जब हम 1 से 25 तक की संख्या लेंगे तो हमारी कितनी संख्या गिनी जाएगी, 25। तो यहाँ पे n का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे हैं। तो n का मान 25 हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे फॉर्मूला योगफल का लगा देंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के लिए, n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान 25 रख दिया, यहाँ पे भी n का मान 25 प्लस 1, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। ये 25 गुना में रहेगा। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लगा है, मतलब किसी संख्या के बाहर किसी संख्या के सामने ब्रैकेट लगा है और यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 25 गुना 26 बटे में 2 है, 2 से कट जाएगा 26 13 बार, और 25 और 13 की गुना करेंगे तो यहाँ पे 325 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से सम के लिए भी एक उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे देखिए सम के लिए 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 50 तक की पूछी है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 50 तक n बराबर 25 आएगा, क्योंकि जब आप 50 तक गिनोगे तो आप गिनिए। मैं आपको 10 तक गिन के बताता हूं। देखिए यहाँ पे इस पे समझिए, अगर मैं 10 तक की बात करूं तो 10 तक कितनी सम संख्याएं बैठेंगी देखेंगे तो 10 तक सम संख्या बैठेगी, एक तो 2 4 6 8 10। तो हमने देखा 10 तक कितनी सम संख्या बैठी, 1 2 3 4 5। तो अगर 10 सम संख्या 10 तक की पूछे, 10 तक की सम संख्या कितनी बैठेगी, 10 तक 5 सम संख्या बैठी, 2 4 6 8 10। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर 10 तक सम संख्या पूछेगा तो 5 बैठेंगी, चाहे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो आप ये जान सकते हो कि जितने तक सम संख्या कहे n का मान उससे आधा होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 1 से 50 तक, तो मैंने अभी आपको बताया करके यहाँ पे देख सकते हो 10 तक हमारी 5 बैठेंगी तो 50 तक हमारी 25 हो जाएंगी। तो n का मान यहाँ पर 25 हो जाएगा। और अब आप आसानी से योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। n का मान 25 और यहाँ पे 25 प्लस 1 26, तो 25 और 26 की गुना करके 650 आ जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए बच्चों ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पर 15 विषम संख्या कहा है, 15 तक नहीं कहा है। अगर 15 तक कहे तो 15 तक जितनी बनेगी वो लेनी है, और प्रथम 15 कहे तो जब तक 15 नहीं होगी तब तक हम लेते चलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बात बहुत कंफ्यूज करने वाली है। अगर तक कहे, आप एक वर्ड याद रख लीजिए, अगर तक कहे सम में और विषम में तो आपको संख्याओं का आधा करना है, और अगर तक ना लगा हो तो जितना दिया हुआ है उतना ही रखना है। अब देखिए प्रथम 15 विषम संख्या कहा है, तो आप 1 से स्टार्ट करके जब तक 15 ना हो तब तक चलते रहेंगे। तो 1 से स्टार्ट तक जब तक 15 ना हो तो कितनी संख्याएं बैठ जाएंगी, 15 ही बैठेंगी। तो n बराबर 15 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। योगफल बराबर विषम संख्याओं के लिए योगफल की बात कर रहे हैं n स्क्वायर। n का मान आप देख सकते हो, यहाँ से 15 उठा के यहाँ रख दिया। 15 की घात 2, किसी भी संख्या की घात 2 है तो इसका मतलब है उसकी 2 बार गुना, तो 15 गुना 15, और 15 की गुना करेंगे तो 15 की गुना आ जाएगी 225। इसी क्रम में एक सवाल और समझते हैं तो आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। इससे पहले सवाल में है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछा, आप देख सकते हो, और यहाँ पर 30 तक। तो 15 कहे तो 15 तक जब तक चलते रहेंगे जब तक पूरी 15 ना हो, और अगर 30 तक कहे तो 30 तक जितनी भी काउंटिंग में आएगी वो करेंगे। तो हमने अभी सम में देखा है, वही काम विषम में होता है। मैं विषम के लिए भी एक बार यहाँ आपको बता दूं, आपको आप यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो हम अगर विषम की बात करें तो 10 तक देखिए कितनी विषम बनेगी, तो 10 तक 1 3 5 7 और 9, फिर इससे आगे तो 11 आएगी। तो 10 तक कितनी बनी, 1 2 3 4 5। तो 10 तक हमारी विषम संख्या कितनी बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 तक हमारी 5 बनी है। तो इसी क्रम में अगर हम चलेंगे तो 30 तक हमारी 15 बनेगी, तो 15 बनेगी तो इनका मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे योग का फॉर्मूला लगा देंगे, योग बराबर n स्क्वायर। तो n का मान 15 रखेंगे, 15 की घात 2 मतलब 15 गुना 15 बराबर 225। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अगर सम और विषम में तक वाला क्वेश्चन आए तो उसमें हम आधा कर देंगे, आधा करके n का मान निकल जाएगा। और अगर डायरेक्ट पूछ ले कि इतने 15 विषम संख्या या 15 सम संख्या, तो काउंटिंग में तब तक चलेंगे जब तक 15 ना हो। तो यहाँ पे n का मान सीधा सीधा 15 है, तक वालों में आधा करना है। चलिए अब इसी क्रम में आगे चलते हैं कि आगे क्या दिया गया है, आगे हमें क्या पढ़ना है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में आप जान लो, हम सहभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। सहभाज्य का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सहभाज्य संख्या क्या है पूछ लेते हैं। तो ऐसी संख्या का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज लिखी है आप देखोगे कि लैंग्वेज बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, तो आप इसे समझ लोगे तो आपके लिए बहुत बेहद आसानी हो जाएगी।
टिपिकल लैंग्वेज नहीं है किताब के जैसी, तो थोड़ी आसान लैंग्वेज लिखी गई है जिसे सभी समझ ले। तो ऐसी संख्या का युग्म या जोड़ा जिसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई दो संख्या लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 7, तो ये देखिए दो संख्याओं का युग्म है और इन दो संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दो संख्या का युग्म है तो दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से विभाजित ना हो, मतलब दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से ना कट रही हो, तो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? सहभाज्य। इसी तरीके से और कोई देख सकते हैं, जैसे मान सकते हैं 9 और 11 मान लें, 9 और 11, तो यहाँ पे 9 तो कटता है 3 से, लेकिन 3 से 11 नहीं कटता। और मैं कह रहा हूँ दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से कटे, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब दोनों की दोनों किसी एक संख्या से कटे तो ही सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, सॉरी, ना कटे तो ही सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो कैसी हो जाएंगी? सहभाज्य। चलिए एक उदाहरण की ओर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 और 17 ले लेते हैं। तो 15 और 17 में सहभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं स्थानीय मान की। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी लिखी गई है, आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। और डेफिनेशन की बात ना भी करें तो कैसे निकालनी है, वो हमारा मेन काम तो ये है कि हमें कैसे निकालनी है, हमें वो समझना है और हम निकालनी भी यहाँ पे सीख लेंगे। तो चलिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि स्थान पर है। मतलब हम किसी संख्या में स्थानीय मान की बात करेंगे तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, जैसे ये 4, 3, 8, 5, 2, 1 लिखा है, तो इसमें मुझे किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो वह हमें दर्शाएगा कि वह अंक किस स्थान पर रखा है। जैसे 2 का स्थानीय मान निकालते हैं तो यहाँ पे स्थानीय मान बताएगा कि ये 2 कहाँ पे रखा है, इकाई पे, दहाई पे, सैकड़े पे या हजार पे। जैसे कि आप जानते हैं इकाई का 1, दहाई के 10, सैकड़े के 100, इस तरीके से होता है। तो चलिए अब स्थानीय मान निकालना जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू, तो मैं शॉर्ट में इसे पीवी लिख लूंगा। तो अब किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। 1 है यहाँ पे, 1 का स्थानीय मान निकालना है, मतलब प्लेस वैल्यू, तो 1 का स्थानीय मान तो 1 आ जाएगा। अब स्थानीय मान कैसे निकाल रहे हैं वो देखिए, पहले 2 का देखते हैं। तो 2 की प्लेस वैल्यू आएगी 20। तो आप जिस भी अंक की प्लेस वैल्यू निकालते हैं उसके पीछे जितने अंक होते हैं आप उस अंक के पीछे उतनी ही जीरो लगा देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। बेहद आसान है। तो जैसे 2 का निकाला, 2 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दी। अब इसी क्रम में हम 5 का निकाल रहे हैं, तो 5 के पीछे कितने अंक थे? 2, तो 5 के पीछे 2 जीरो लगा दी। 8 के पीछे है 3 अंक, तो 8 के पीछे यहाँ पे 3 जीरो लगा दी। 4 के पीछे 3 के पीछे 4 अंक है तो 4 जीरो, और 4 के पीछे 5 अंक है तो 5 जीरो लगाकर उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे संख्या लिखी है 6, 7, 8, 4, 3, 2 में 7 का स्थानीय मान बताओ। तो 7 देखिए, 7 कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। 7 के पीछे कितने अंक है? 1, 2, 3, 4। तो 7 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 के पीछे 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे। आप समझ सकते हैं कितना आसान बनता जा रहा है। अब चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या लिखी है, एग्जाम्पल आपको काफी समझा दिए गए हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से सही तरीके से समझ जाएंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे भी देखते हैं, में 4 व संख्या में 4 व 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? 4 के पीछे कितना अंक है? 1, 2, 3। तो 4 की प्लेस वैल्यू बतानी हो तो 4 के पीछे 3 जीरो। 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 6 के पीछे कितना अंक है? 4, 3, 1, 2, मतलब 4 अंक है तो 6 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसी क्रम में एक वर्ड और होता है जिसे बोलते हैं हम जातीय मान। जातीय मान क्या होता है डेफिनेशन भी समझेंगे, कैसे निकलता है वो भी समझेंगे। तो देखिए किसी अंक का जातीय मान, किसी संख्या की बात की थी, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। मतलब अगर कोई अंक किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर रखा है तो वो उसका खुद का ही जातीय मान कहलाएगा। तो चलिए कैसे कह रहा है जातीय मान वो देख लेते हैं। संख्या में कैसे निकलेगा वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे संख्या है 7, 8, 6, 4, 3, 1। तो यहाँ पे 1 का जातीय मान 1 आ जाएगा, 3 का जातीय मान 3, FV का मतलब है फेस वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हो जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। 6 का फेस वैल्यू 6 आएगा, 8 का फेस वैल्यू 8 और 7 का फेस वैल्यू 7। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जिस भी अंक का हमें किसी भी संख्या में फेस वैल्यू या जातीय मान निकालना हो तो वो खुद अंक ही होता है जो उसमें लिखा हुआ है। जैसे किसी भी अंक का फेस वैल्यू निकालेंगे तो वो अंक खुद ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। 8 का फेस वैल्यू 8, मतलब फेस वैल्यू का मान जातीय मान। फेस का मतलब आप चेहरे से भी समझ सकते हो, तो जिस रूप में आपको दिख रही है संख्या वही उसका जातीय मान। तो 6 के रूप में है तो 6 आ जाएगा। इसी क्रम में आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हर अंक का जातीय मान निकालना है तो 5 का 5, 9 का 9, 8 का 8, 7 का 7 और 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगली वीडियो आपको तभी मिलेगी। यहाँ पर आपकी कोई फीस नहीं है, आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में ही कराया जाएगा। तो आपको इतना तो करना ही, आपको इतना तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए और हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर आपको मतलब किसी भी प्रकार का कोई इशू है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लें। वीडियो को इसको बिल्कुल ना करें, बीच में से काट काट के वीडियो देखोगे तो समझ में कम आएगी। और स्किप करे बिना वीडियो को पूरा देखें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है दोबारा देखने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए इसी क्रम में एक हमारी हेडिंग है पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकलती है वो देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं कैसे निकलती है, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो मैं बात करूं, किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 8 की पूर्ववर्ती निकालनी है बच्चों, तो 8 में से 1 घटा दें, 7 आ जाएगा। तो 8 की पूर्ववर्ती 7, मतलब पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले वाली कैसे निकलती है, एक घटाने के बाद। तो किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती निकालने के लिए उसमें से एक घटा दें। इसी क्रम में 27 की पूर्ववर्ती पूछते हैं, तो 27 की पूर्ववर्ती मतलब 27 से एक कम होएगा घटा के, तो 27 में से 1 घटाया 26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतने सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रिवीजन करें, दोबारा से देखें वीडियो को, एक बार फिर से पढ़ें, अपनी तरफ से भी पढ़ते रहें, तो आपको बेहद तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी और संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 10,000 में से क्या घटा देंगे बच्चों, 1। 10,000 में से 1 घटाया 9,999 आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 9,987 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 1 घटा देंगे, 1 घटाने के बाद 99,86 आपका आंसर आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती का मतलब आप समझ गए कि 1 घटाकर आएगी। डायरेक्ट ही घटा लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा अंक आ जाए जिसमें से डायरेक्ट 1 घटाना मुश्किल है, तो 1 नीचे लिखकर उसमें से उसे घटा देंगे। अगले क्रम में एक संख्या और बनती है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। कहीं कहीं उत्तरवर्ती, कहीं कहीं अनुवर्ती कह दिया जाता है। तो उत्तरवर्ती अनुवर्ती एक ही बात है। अब ये निकलेगी कैसे या क्या होती है वो समझते हैं। तो किसी संख्या में 1 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है या उत्तरवर्ती। एग्जाम्पल, 12 की अनुवर्ती संख्या निकालनी है, तो 12 में 1 जोड़ दो तो 13 हो जाएगी, मतलब 1 जोड़कर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकाली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी संख्या देखते हैं। 999 की अनुवर्ती संख्या बतानी है, तो यहाँ पे मैंने 999 में 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका आ गया 10,000। तो 10,000 इसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 1 के पीछे 0 लगी है कि अनुवर्ती संख्या निकालनी है, तो इसी में 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो लिखा आया वो आपकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बेस्ट सेक्शन है, इसे समझते हैं। ये आपके लिए बेहद जरूरी भी है, खास भी है, और आप इसे समझोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम संख्याओं को गिनने के बारे में और पढ़ने लिखने के बारे में बात करते हैं। बच्चों, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बात करूं संख्याओं को पढ़ने या लिखने की पद्धति जो है वो 3 पद्धति है। एक तो भारतीय गणना प्रणाली है, एक अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ठीक से लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय ठीक नहीं लिखा हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय ठीक लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, और एक होती है रोमन प्रणाली। अब इन रोमन और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय गणना में किस तरीके से अंकों को पढ़ते हैं, मैंने एक सही क्रम में आपके सामने लगा दिया है। आप समझोगे तो आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले बात करते हैं भारतीय गणना प्रणाली में। तो कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। आप पहले से भी शायद इसे जानते होंगे। तो इकाई के अंक को, पहले अंक को हम इकाई कहते हैं, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए यहां से पढ़ेंगे दोबारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही पढ़ने क्रम होता है ना। और उसके बाद अगर पूरी संख्या लिखनी हो तो क्या बनेगी, 24 करोड़ 37 लाख 56,891। 24 करोड़, ठीक है, 24 करोड़ तो हुआ, 37 लाख 56,891। पढ़ने क्रम आप जान गए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस क्रम में पढ़ते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की। ये देखिए, ये उदाहरण जो है भारतीय गणना प्रणाली का है, ये अंतर्राष्ट्रीय का है, और यहाँ पे मैंने रोमन के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखिए किस तरीके से संख्या पढ़ी जाती है। संख्या सेम है, तो यहां से भी हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, और 1000 के बाद 10,000, यहां तक तो सेम है। लेकिन यहां से आगे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में थोड़ा फेरबदल करते हैं। 10,000 के बाद यहाँ लाख नहीं आता, यहाँ 100,000 आता है, और 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद यहाँ पे लिखा है 10 मिलियन। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिलियन, तो आप इसे ठीक कर ले, यहाँ कटिंग हो गई है हमसे, तो 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद
100 मिलियन, मतलब यहां तक तो सही चलता है। उसके बाद 10,000 के बाद 100,000 भी होता है, और 1000 के बाद यहाँ पे लाख नहीं होता, लाख से मिलियन होता है, मिलियन फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तो इसी क्रम में अगर संख्या पढ़नी हो तो देखिए क्या पढ़ी जाएगी। ऊपर वाली संख्या ये पढ़ी जाएगी 243 मिलियन, 243 मिलियन 243 मिलियन 243 मिलियन, और यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है, 243 मिलियन और यहाँ पे लिखा है 7,056। ये हजार जो है यहाँ पे बनेगा 7,056,891। ये जो हजार है ये यहाँ पे आएगा 7,056 पढ़ेंगे। ध्यान से एक बार देख लें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 756, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम 7,056। ये मिस हो गया है तो आप ठीक कर ले, 7,056,891 पढ़ी जाएंगी। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा रोमन में देख लेते हैं। तो रोमन अंक में पहले को लिखते हैं इस तरीके से, 2 सेकंड, 2 डंडे खींच देते हैं, 3 में 3, 4 लिखने के लिए इस क्रम को पढ़ेंगे, 5 के लिए ये, 6 के लिए 7, 8 और 9 XI, और 10 के लिए X, इस तरीके से देख सकते हो। अब अगर 20 बनाने हो तो 2 बार 10 लिखना पड़ेगा, 30 बनाने हो तो 3 बार XX लिखना पड़ेगा, और 40 बनाने हो तो 50 को समझिए पहले, तो 50 को हम लिखते हैं L, और अगर 50 के 10 पहले या 10 बाद में, पहले वाले को पहले लिखते हैं और बाद वाले को बाद में। तो देखिए 10 जो 40 है हमारा 50 से कम है, तो जिस कितना कम है 10, तो L के पास पहले क्या लगा दिया जाएगा 10। बात समझ में आ गई। और हमसे 60 क्या कहता हमसे 60, तो हम L के बाद 10 लगाते। ठीक है बच्चों, उसके बाद 100 को हम C कहेंगे, और 500 को D कहेंगे, 1000 को M कहेंगे। इसी क्रम में थोड़ा सा देखते हैं, 90 लिखना है बच्चों। तो 90 हमें 100 के आसपास है 90, तो 90 से 100 कितना है 10 कम, तो अगर कम वाले को हम कहाँ लगाएंगे पहले। और अगर 110 पूछेगा, देखिए CX, 110 पूछा ना, 100 के आसपास है तो 100 के लिए C, और ज्यादा है तो X बाद में लगाएंगे। इसी क्रम में 1000 को M पढ़ते हैं, हमें पढ़ना हो 900, तो 900 की कैसे पढ़ेंगे, 1000 के पास है तो M लिखेंगे, और हमें 100 कम करना है तो 100 C का पहले लगा देंगे। इस क्रम में आप लिख सकते हो। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलिए एक छोटा सा सवाल और आगे देखते हैं। देखिए ये जो अब हमारी लास्ट कड़ी है, ये बेसिक पार्ट का लास्ट बिंदु है। इसके बाद आप चैप्टर में से कहीं भी कुछ भी करेंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। हम हालांकि इस चैप्टर में से पूरे सवाल कराएंगे, और हम अब आपको एक किताब के बारे में बात करें तो आप किताब की बात करें तो किताब आप अरिहंत की किताब ले सकते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय की या सैनिक स्कूल की अरिहंत की किताब आती है। हम भी उसी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो अरिहंत के सवाल हम आपको अपनी जो क्लासें रहेंगी उसमें कराएंगे। तो बेसिक पार्ट तो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अब आपको अरिहंत की किताब में ठीक इस तरीके से दिया गया है, मैं आपको कल दिखा दूंगा। उसमें 3 पार्ट में दिया गया है, एक तो विगत वर्षों में पूछे गए, एक अभ्यास प्रश्नावली और एक प्रयास कीजिए। उन सभी सवालों को हम करेंगे, लेकिन उन्हें करने से पहले बेसिक पढ़ना जरूरी था, तो हमने बेसिक पढ़ लिया। अब हम कल विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपके सामने रखेंगे और आप सही तरीके से देख लेंगे। तो आप सभी बच्चे अरिहंत की किताब ले लें, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हो, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए हो। उसी में से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कल हम हल करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो बेसिक पार्ट हमने पढ़ाया है, इसे पढ़ने के बाद बिल्कुल भी आपसे बचेंगे नहीं। तो आप इस वीडियो को पक्का कर लें, बस जो आप आज कराई है। उसके बाद सारा का सारा चैप्टर आपको चुटकियों में हल हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ढील ना बरते बिल्कुल भी। एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो इस बेसिक पार्ट में आपको ना कराया गया हो या इससे रिलेटेड ना हो। सब सवाल इसी से रिलेटेड होंगे। तो आप बस इसे ही पक्का कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक बार की बजाय 3-3 बार पढ़िए, 2-2 बार पढ़िए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के सेलेक्ट हुए भी हैं। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस आप ध्यान रखिए, आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, जो आपको कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप बेसिक पार्ट की सही तरीके से नोट्स बना के तैयार रखें। कल हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न करेंगे। तो आप अरिहंत की किताब ले सकते हैं। मैंने आपको किताब के बारे में बता दिया, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए हो, चाहे वो जवाहर नवोदय के विद्यालय के लिए हो। तो आप अरिहंत की किताब ले लें, उसी से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इस बेसिक वीडियो का, बेसिक क्लास का लास्ट टॉपिक जो हमारा है, अगर हमें कुछ अंक दिए जाते हैं ऐसे, मैंने अंक लिखे 2, 5, 9, 7, 3, 1, 4। इन अंकों से बनने वाली हम बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन लिख दिया, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है या छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो जो अंक रखे हुए हैं उन्हें आप अंकों के घटते क्रम में लगा दीजिए। मतलब 9 बड़ा, 7, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी बनानी हो तो अंकों को घटते क्रम में लगा दिए,
और छोटी से छोटी बनानी है तो अंकों को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। और अगर छोटी से छोटी बनानी है तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आसान है, सिंपल, समझ जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अंक यहाँ पे दिए गए हैं, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है। 0 होने के बाद बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है, वो भी छोटी से छोटी में। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0। लेकिन अगर छोटी से छोटी बनानी है तो बच्चों हम सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन हम 0 को पहले नहीं रखेंगे, हम 0 से बड़े वाले को पहले रखेंगे। जो भी 0 से अंकों में पहले बड़ा होगा तो 0 से बड़ा यहाँ 1 है तो यहाँ पहले 1 को रखेंगे, 1 के बाद 0 को लगाएंगे, फिर 2, 3, 6, 8, 9, फिर ऐसे ही बढ़ते क्रम में लगाएंगे। अब देखिए ऐसा क्यों किया कि 1 के बाद 0 को लगाया। बच्चों आप बताइए कि अगर कहीं पे कोई संख्या लिखी है तो अगर मैं पहले संख्या को लिख दूं, जैसे मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हमारी संख्या लिखी हुई है 100, तो अगर मैं 100 से पहले 0 लगा दूं तो क्या इसके कोई मायने हैं? 0 के 100 से पहले कोई मायने नहीं है, तो ये 100 ही पढ़ा जाएगा। हमारे पास 5 लिखा हुआ है, 5 से पहले 0 लगा दूं तो 0 लगाने का कोई मायने नहीं, ये 5 ही पढ़ा जाएगा। तो किसी अंक से पहले अगर 0 लगी है तो उसका कोई मायने नहीं होता, तो वो गिनती में नहीं आएगी। तो हम किसी भी अंक से पहले 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इन अंकों से ही बनने वाली बनानी है। और 0 पहले लग जाएगी तो 0 का कोई मायने नहीं होगा, तो 0 अंकों में शामिल नहीं होगा। तो हम 0 वाली संख्या में 0 को पहले 0 से बड़ा अंक रखते हैं, उसके बाद इसी क्रम में बढ़ते चलते हैं। तो अगर 0 यहाँ पे 1 ना होता तो पहले 2 रखते, फिर 0 रखते, 3, 6, 8, 9 करते। लेकिन अगर 0 से बड़ा 1 है तो 1 रखेंगे, 0 को हम दूसरे नंबर पे रखते हैं। ठीक है, कल बात करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की, तो तैयार रहिए। इस वीडियो को देखकर नोट्स बना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपको हमारी क्लासें नहीं मिलेगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।